हेलो हॉरर मूवी फैंस। तो लाई हूँ आज आपके लिए एक जापानीज हॉरर मूवी जिसका नाम है स्टेयर, जो 2022 में रिलीज हुई थी। ये एक बहुत ही स्कैरी मूवी है जिसमें एक कर्स के बारे में जानते ही इंसान की मौत हो जाती है। मूवी के एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन भी प्रेस करना, ताकि आपको ऐसी अच्छी अच्छी मूवी एक्सप्लेनेशन की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलो शुरू करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। तो मूवी के शुरुआत में हम दो फ्रेंड्स को रेस्टोरेंट में लंच करते देखते हैं। काना मिजुकी को एक स्कैरी स्टोरी सुना रही थी जो रिसेंटली एक न्यूली वेड कपल के साथ हुई थी। वो बताती है कि वेडिंग के बाद सब लोग उस कपल के साथ फोटो खींच रहे थे। वो सब उन्हें कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए क्लैप कर रहे थे, पर एक फोटो ऐसा कैप्चर होता है जिसमें मानो सारे लोग अपने हाथ जोड़कर खड़े हो, जैसे किसी के मौत होने पर प्रणाम करते हैं। और थोड़े ही दिनों बाद उस न्यूली वेड कपल की मौत हो जाती है। ये कहानी मिजुकी को अजीब लगती है। वो कहती है कि क्लैप करते वक्त तो हमारे हाथ नहीं जुड़ते, तो ऐसा पिक्चर कैसे आया? जिस पर काना कहती है यही बात तो इस कहानी को और स्कैरी बनाती है। बातों के बीच में ही काना अपने टेबल से उठकर विंडो की तरफ जाती है और बाहर किसी को देखकर डरने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम हारू है। वो अपने भाई से फोन पर बात करते हुए एक स्टोर से बाहर आता है। उसका भाई उससे सारी गलतियों के लिए माफी मांग रहा था। उसकी आवाज से हारू समझ जाता है कि वो बहुत डरा हुआ है। उसके भाई को हम देखते हैं जो एक कोने में डर कर बैठा था और अंधेरे में किसी को देख रहा था। वो उस शैडो को खुद से दूर रहने को कहता है और तभी फोन कट होता है। हारो अपने भाई को बचाने भागता है। उसके अपार्टमेंट पहुंचने पर वो अपने भाई को कॉल करता है, पर वो उसका कॉल नहीं पिक करता। हम देखते हैं कि उसके भाई की मौत हो चुकी है और उसकी दोनों आंखें भी फूट चुकी थी। अब ऑटोप्सी के बाद डिटेक्टिव बताते हैं कि उसकी मौत हार्ट अटैक से हुई थी और उसी के कारण उसके ब्रेन पर प्रेशर आया होगा, जिसके ही वजह से उसकी आंखें फूट गई। वो कहते हैं कि इसमें और कोई इन्वॉल्व नहीं है, बट हारो उनकी बातों पर यकीन नहीं करता। उसका मानना था कि वहाँ जरूर कोई था, क्योंकि उसने अपने भाई को किसी से बात करते सुना था। हारो मॉर्ग रूम से बाहर आता है। तभी वो कैफेटेरिया में मिजुकी को बैठा देखता है। वो उसके पास जाकर अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका भाई और मिजुकी के दोस्त काना एक साथ काम करते थे। उसने अपने भाई की मौत के पीछे के राज को जानने के लिए उसके फ्रेंड्स और कोवर्कर के बारे में सोशल मीडिया पर सर्च किया था। तभी उसे काना और उसकी दोस्त यानी मिजुकी के बारे में पता चला। यह इनकी बातों से हमें एक अजीब चीज पता चलती है कि पिछले 3 दिनों में हारो के भाई और काना की एक ही तरीके से मौत हुई थी। मिजुकी हारो को उस दिन होटल में काना के साथ क्या हुआ था वो बताती है। अब फ्लैशबैक में काना किसी को देखकर डर जाती है और चिल्लाने लगती है, पर वो सिर्फ काना को ही दिख रहा था। मिजुकी उसे संभालती है पर काना उसे नेल से हट कर देती है। काना ऊपर देखकर बहुत जोर से चिल्लाती है और तभी उसकी आंखें ब्लास्ट होकर उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब मिजुकी और हारो इस स्ट्रेंज इंसिडेंट के बारे में पता लगाने का डिसाइड करते हैं। हारो को अपने भाई के रूम में एक फोटो मिला था जिसमें उसके भाई के साथ काना और एक लड़की इको थे। वो इको के घर जाते हैं। वो उन्हें कहती है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये उस बड़ी आंखों वाली लेडी ने ही किया होगा। यहाँ इको फ्लैशबैक की कहानी सुनाती है जब वो काना और हारो का भाई एक ट्रिप पर गए थे। वो होटल के लॉबी में बैठकर एक दूसरे को घोस्ट स्टोरी सुना रहे थे। तभी वहाँ एक लड़का वातानाबी आकर कहता है कि वो उन्हें एक बहुत ही स्कैरी स्टोरी सुना सकता है। वो स्टोरी स्टार्ट करने ही वाला था, तभी होटल का एक स्टाफ उनके लिए चाय लेके आता है और वो भी उस कहानी को सुनने के लिए वहां रुकता है। कहानी में एक आदमी रात में पहाड़ से नीचे आ रहा था। तभी उसे बैल की आवाज सुनाई देती है। पीछे मुड़ने पर उसे थोड़ी दूर एक अजीब औरत दिखती है जिसकी आंखें बहुत ही बड़ी थी। वो उस आदमी का पीछा करने लगती है। इसका कारण पूछने पर वो लेडी बताती है कि वो आदमी उसके बारे में जानता है, पर वो आदमी मना करता है। तो वो लेडी उसे अपना नाम बताती है और कहती है जो भी उसका नाम जानेगा वो उन सबको मार देगी। अब स्टोरी प्रेजेंट टाइम में आती है और हम देखते हैं कि इको वातानाबे की तरह कहानी बता रही थी। वो मिजुकी की तरफ पॉइंट करके कहती है कि वो लेडी अब तुम्हें मारने आएगी, पर वो उन्हें उस लेडी का नाम नहीं बताती। अब वो उन दोनों के लिए चाय बनाने जाती है, बट बहुत टाइम होने के बाद भी जब इको वापस नहीं आती तो ये दोनों उसे घर में ढूंढने लगते हैं। हारो को इको अपने रूम में सीलिंग से लटकी दिखती है। वो उसे बचाकर मिजुकी को बुलाता है। हारो हॉस्पिटल में कॉल करने के लिए बाहर जाता है और मिजुकी इको के साथ रुकती है। तभी इको कहती है कि सिराई-सन उसे मारने आ रही है। अब फिर से हम फ्लैशबैक देखते हैं जहां वातानाबे सबको कहानी सुना रहा था। उसके कहानी की लेडी का नाम भी शिराई-सन था। वातानाबे बताता है जिसे भी उस लेडी का नाम पता चलेगा उन सबको वो कर्स लगेगा। वो कहता है कि अब इन सबको उसका नाम पता है तो अगला नंबर उन सबका होगा। और यहाँ हम समझ पाते हैं कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी,
उस कर्ज की वजह से ही काना और हारो के भाई की मौत हुई थी। उन्हें सिराइसन नहीं मारा था, इसीलिए शायद इको ने कहानी सुनाते टाइम उस लेडी का नाम नहीं बताया था। जब हॉस्पिटल में इको को होश आता है तब मिजुकी और हारो उसे सिराइसन के बारे में पूछते हैं। इको को पता चलता है कि उसने अनजाने में ही सही पर उन्हें उस लेडी का नाम बता दिया था। वो उनसे माफी मांगती है क्योंकि उसकी वजह से ही अब वो दोनों उस सब में फंस चुके थे। वो बताती है कि ऐसा कहा जाता है कि जैसे ही किसी को सिराइसन का नाम पता चलता है, उसकी सोल सिराइसन की होती है, वो लोग कर्स्ड हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम उसी होटल स्टाफ को देखते हैं जो इको और बाकियों के लिए चाय लेके आया था। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। उसे पता चलता है कि उस दिन जिन जिन लोगों ने सिराइसन की कहानी सुनी थी, वो अब एक एक करके मारे जा रहे हैं। वो उस सब के बारे में सोशल मीडिया पर सर्च कर रहा था। तभी उसे अपने पीछे बेल की आवाज आती है। पीछे मुड़ने पर उसे एक लेडी की शैडो दिखती है। शिराइसन के कहानी के बारे में याद आते ही वो वहां से भागने लगता है, पर वो लेडी उसे पकड़ लेती है। उस लेडी को देखकर वो डर कर नीचे गिरता है और जोर से चिल्लाने लगता है, और तब स्क्रीन ब्लैकआउट होती है। अब सीन शिफ्ट होता है मिजुकी पर, जो अकेले बैठकर स्टडी कर रही थी। तभी उसे अपने फ्रेंड काना के वहां होने का एहसास होता है। वो उसके पास ही बैठी थी, पर अगले ही पल गायब होती है। अब अगले सीन में हम एक रिपोर्टर को अपने वाइफ से काना और हारो के भाई के मौत के बारे में डिस्कस करते देखते हैं। उनकी बातों से पता चलता है कि हाल ही में उनकी बेटी की एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और अब वो इस हादसे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्टर कहता है कि वो इस हादसे से डिस्ट्रैक्ट होने के लिए इस न्यू असाइनमेंट पे काम करेगा। वो इस केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए उस होटल जाता है जहाँ काना और उसके फ्रेंड्स रुके थे। इको लेटर लिखकर मिजुकी और हारो को कर्ज देने के लिए फिर से उनसे माफी मांगती है। वो लिखती है कि कैसे वो इस सब में अकेली पड़ गई थी, तो वो इन दोनों को सिराइसन का नाम बताने वाली थी ताकि उन्हें भी वो कर्ज लग जाए। पर बाद में उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसी गिल्ट में उसने सुसाइड करने का सोचा। वो ये भी लिखती है कि उन्हें वातानाबी से मिलना चाहिए क्योंकि उसी ने ये कहानी सुनाई थी, तो उससे इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अब रात में मिजुकी खाना बना रही थी, पर अचानक स्टोव से धुआं आने लगता है और उसी धुएं में उसे फिर से काना की स्पिरिट दिखती है, जो अगले ही पल गायब होती है। तो मिजुकी डर कर हारो को अपने घर डिनर पर इनवाइट करती है और उसे इन विजन्स के बारे में भी बताती है। डिनर के वक्त मिजुकी बताती है कि काना और वो यूनिवर्सिटी से साथ में है। काना ने हमेशा उसे हर मुसीबत से बचाया है। ये सुनकर हारो कहता है शायद काना अब भी मिजुकी को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके साथ में है। अब हारो के साथ होने से मिजुकी का डर भी कम होता है। इको लेटर पोस्ट करके हॉस्पिटल वापस आती है। अब हॉलवे में उसे किसी की शैडो दिखती है। तभी वह एक नर्स आकर उसे अपने रूम में जाने कहती है। इको उस शैडो की तरफ पॉइंट करती है, पर उस नर्स को वहां कोई नहीं दिखता। इको सिराइसन से बचने के लिए वहां से भागती है, पर वो भागते भागते गिर जाती है। सिराइसन उसकी आंखों को फोड़कर उसे मार देती है, जैसे उसने बाकी लोगों को मारा था। वो नर्स इको की लाश देखकर डर कर चिल्लाती है। इको का लेटर मिलने के बाद मिजुकी और हारो होटल जाते हैं वातानाबी से मिलने। वहीं उनकी मुलाकात उस रिपोर्टर से होती है जो उसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए वहां आया था। रिपोर्टर को पता चलता है कि वहां के एक स्टाफ ने भी शिराइसन की कहानी सुनी थी, पर कुछ ही दिन पहले किसी बड़े हादसे से उसे सदमा लगा है और अब वो अपने घर से बाहर नहीं निकलता। उसका एड्रेस लेकर वो उसके घर पहुंचता है। मिजुकी और हारो वातानाबी के दोस्त से मिलते हैं, जिसके स्टोर पर वो काम करता था। उससे उन्हें पता चलता है कि वातानाबी की भी मौत बाकियों की तरह हो चुकी है। वो कहता है कि मरने से पहले वातानाबी ने बताया था कि उसे अपने घर की साफ सफाई करते वक्त अपनी स्कूल की डायरी मिली थी। उसमें उसने एक कहानी लिखी थी जो उसके एक रिटायर्ड टीचर ने उसे सुनाई थी। अब रिपोर्टर उस स्टाफ से मिलने आता है। वो उस रिपोर्टर को इस कहानी के बारे में सब बताता है और उसे कहता है कि सिराइसन से बचने के लिए उन्हें उसकी आंखों में देखना होगा। जब तक वो लोग उसकी आंखों में देखेंगे वो अपने जगह से हिल नहीं पाएगी। वो बताता है उस दिन उसने यही किया था, इसलिए वो बच गया। पर रिपोर्टर उसकी बातों पर यकीन नहीं करता। वो वापस होटल अपने रूम में आता है। जमीन पर लेटने पर उसे कमरे के एक कोने में एक लेडी की शैडो दिखती है। वो डर कर उठ जाता है, पर अब वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके वाइफ का कॉल आता है, तो वो उसे भी सिराइसन के बारे में बता देता है। वो नीचे लॉबी में हारो का वेट करने लगता है। उसके आते ही वो उसे होटल स्टाफ ने बताई सारी बातों की रिकॉर्डिंग सुनाता है। अब हम मिजुकी को देखते हैं जो रात में कहीं जा रही थी। तभी उसे अपने सामने सिराइसन दिखती है। उसे देखते ही वो तुरंत हारो को कॉल करती है। हारो उसे सिराइसन की आंखों में घूरने के लिए कहता है, जिससे वो मिजुकी के पास नहीं आएगी। हारो उसे बचाने के लिए भागता है। मिजुकी हारो का कहना मानकर सिराइसन की तरफ देखने लगती है, तो सिराइसन वहां से गायब हो जाती है। मिजुकी उससे बचने के लिए वहां से भागने लगती है। जब मिजुकी थक कर एक जगह रुकती है तो उसे फिर से अपने सामने सिराइसन दिखती है।
ये उसकी आंखों में देखने लगती है। तभी पीछे से उसे कान्हा की आवाज़ सुनाई देती है, जो उसे उसकी तरफ देखने के लिए कह रही थी। कान्हा की आवाज़ सुनकर मिज़ुकी इमोशनल होकर नीचे बैठ जाती है। जैसे ही आई कांटेक्ट टूटता है तो शिराई-सन मिज़ुकी के पास आने लगती है, पर तभी वहाँ हारू आकर उसे बचा लेता है। वो दोनों कंटिन्यूअसली उसे देखे जा रहे थे। वो लोग एक जगह बैठ जाते हैं। तभी मिज़ुकी को अपनी फ्रेंड कान्हा की स्पिरिट उसके बाजू में बैठी दिखती है, जो कंटिन्यूअसली उसे मैनिपुलेट कर रही थी और उसकी तरफ देखने के लिए कह रही थी। मिज़ुकी उससे माफ़ी मांगती है कि वो उसके आखिरी टाइम में उसके साथ नहीं थी। कान्हा उसका हाथ पकड़ लेती है, जिससे मिज़ुकी को इस सिचुएशन में हिम्मत मिलती है। मिज़ुकी को हमेशा ये गिल्ट था कि जब कान्हा ने मरते टाइम उसे नेल से हर्ट किया तो वो उससे दूर हो गई। उसने उसका हाथ छोड़ दिया, पर अब जब उसने उससे माफ़ी मांगी तो उसका गिल्ट खत्म हो गया। अब हारू और मिज़ुकी डिसाइड करते हैं कि वहाँ से निकलने के लिए उन्हें शिराई-सन के बाजू से जाना होगा। वो दोनों शिराई-सन की आंखों में देखते हुए वहाँ से निकलने लगते हैं। मिज़ुकी उसे स्टेयर करते हुए अचानक कोई और ही जगह पहुँच जाती है। वो एक केव थी, जहाँ उसे एक लेडी उसकी तरफ पीठ किए हुए बैठी दिखती है। वो कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रही थी। वो लेडी मिज़ुकी की तरफ देखती है। अब अगली सुबह हारू और मिज़ुकी को होश आता है तो वो खुश होते हैं कि वो बच गए। अब वो दोनों रिपोर्टर के साथ वातानाबे के घर जाते हैं। वहाँ वो उसके भाई से उस रिटायर्ड टीचर जिसने वातानाबे को वो कहानी बताई थी उसके बारे में पूछते हैं, जिस पर वो कहता है कि उसकी भी मौत बाकियों की तरह हार्ट अटैक और आंखें बस्ट होने से हुई थी। वो बताता है कि उस टीचर के पास ऐसे ही और कई ओल्ड फोक स्टोरीज का कलेक्शन है। उस टीचर के घर में उन्हें शिराई-सन के नाम की किताब भी मिलती है। अब फिर से शिराई-सन उस होटल स्टाफ पर अटैक करती है, पर इस बार वो उसे घूरने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। उसकी चीखें सुनने पर उसकी माँ उसके रूम में जाती है, तो वो उसे जमीन पर मरा दिखता है। उसकी आंखें भी फूटी थी। अब टीचर के घर से निकलने पर रिपोर्टर होटल जाकर इस केस के बारे में एक आर्टिकल लिखता है, जिसमें इन्वेस्टिगेशन में उसे जितने भी वियर्ड फैक्ट पता चले उसकी इन्फॉर्मेशन थी। मिज़ुकी और हारू वही एरिया में घूमते हुए इस कर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। हारू कहता है जो लेडी मिज़ुकी को अपने सपने में दिखी थी, उसी ने शिराई-सन का कर्स स्टार्ट किया होगा या वो खुद शिराई-सन होगी। वो कहता है कि वो लेडी चाहती है कि लोग उसका नाम जाने और वो लोगों की आंखें फोड़ देती है जब वो उसे नजर फेर लेते हैं। अब वो सोचने लगते हैं कि शिराई-सन ने वातानाबे को बचपन में ही क्यों नहीं मारा जब उसने वो कहानी सुनी थी। वो इस कंक्लूजन पे आते हैं कि शायद वो इस कहानी को भूल गया था, इसलिए वो बच गया। पर डायरी मिलने पर उसे वो कहानी याद आई और उसने अनजाने में ही औरों को वो कहानी सुनाकर उन्हें भी वो कर्ज दे दिया और उसी के बाद एक-एक करके सब मरने लगे। अब रिपोर्टर को उस होटल स्टाफ के मरने के बारे में पता चलता है, तो उसे भी इस कर्ज पर विश्वास होने लगता है। वो अपने वाइफ को फ़ोन करके उसे उस आर्टिकल को पब्लिश करने से मना करता है। अब वापस जाते टाइम रिपोर्टर की गाड़ी खराब होती है, तो वो लोग किसी गाड़ी के गुजरने का वेट करने लगते हैं। रिपोर्टर परेशान था क्योंकि उसकी वाइफ भी शिराई-सन के बारे में जानती थी, तो उसकी भी जान अभी खतरे में है। हारू उसे कहता है कि वो तीनों साथ में हैं, तो ये पॉसिबिलिटी ज़्यादा है कि शिराई-सन उन्हें मारने आएगी। तभी मिज़ुकी कुछ कैलकुलेशन करके इस केस का एक मेजर पैटर्न डिकोड कर लेती है। उसे पता चलता है कि शिराई-सन हर 3 दिन बाद जो लोग उसके बारे में जानते हैं उन्हें दिखती है और उन्हें मार देती है। उसे आइडिया आता है कि अगर हम 1 लाख लोगों को इसके बारे में बता दें, तो एज़ पर कैलकुलेशन वो हर एक इंसान के पूरे लाइफ में उसे सिर्फ एक बार दिखेगी। इससे उनके सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाएंगे। पर बाद में मिज़ुकी को एहसास होता है कि वो अपनी जान बचाने के लिए इतने लोगों को मुसीबत में नहीं डाल सकती, तो वो इस प्लान को कैंसिल करती है। पर रिपोर्टर को तो सिर्फ अपनी और अपने वाइफ की जान की पड़ी थी, तो वो अपने लैपटॉप से शिराई-सन पे लिखे हुए आर्टिकल को ऑनलाइन पब्लिश करने लगता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके बारे में जाने। हारू उसे रोकने लगता है। उसी हाथापाई में मिज़ुकी लैपटॉप के साथ नीचे गिर जाती है। उसका सिर एक पत्थर से टकराकर बहुत खून आने लगता है। हारू उसे हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करने लगता है। रिपोर्टर अपनी वाइफ को कॉल करने लगता है, पर वहाँ नेटवर्क वीक था। उसे एहसास होता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। पीछे उसे रोड पर शिराई-सन बैठी दिखती है। वो शिराई-सन की आंखों में देखते हुए अपने वाइफ से फ़ोन पर बात कर रहा था। तभी उसे पीछे से अपने मरी हुई बेटी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो शिराई-सन की आंखों में ना देखते हुए पीछे मुड़ता है। और अब सीन वहाँ से हॉस्पिटल में शिफ्ट होता है, जहाँ हारू ने किसी तरह मिज़ुकी को हॉस्पिटल में एडमिट किया था। मिज़ुकी को होश आने पर वो हारू को नहीं पहचानती। शायद उस एक्सीडेंट की वजह से उसका मेमोरी लॉस हुआ हो। हारू समझ जाता है कि वो शिराई-सन की कहानी भी भूल गई होगी, जिसका मतलब अब वो सेफ है। जस्ट लाइक वातानाबे, जो बचपन में ये कहानी भूलने के कारण बच गया था। हारू डिसाइड करता है मिज़ुकी को सेफ रखने के लिए वो उसे कुछ नहीं बताएगा। वो झूठ बोल देता है कि वो उस रास्ते से जा रहा था, तब उसने मिज़ुकी को घायल हालत में देखा, तो वो उसे हॉस्पिटल ले आया।
वो उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। अब वहाँ से वो रिपोर्टर के घर आता है। उसका घर लॉक था। नेबर से पूछने पर उसे पता चलता है कि उसकी भी मौत हो चुकी है और कुछ ही दिन बाद उसकी वाइफ भी कहीं गायब हो गई। उसकी बातों से हारो समझ जाता है कि अब वो बस अकेला ही बचा है जो शिराइसन की कहानी जानता है। अब उसके पास दो रास्ते थे। एक तो मिज़ुकी के आइडिया को फॉलो करके और लोगों को इस कर्ज के बारे में बताए ताकि वो सेफ रहे, या इस कर्ज को अपने साथ ही खत्म करे। वो इसी गहरी सोच में चलते हुए रेलवे क्रॉसिंग तक आता है। वहाँ उसे ऑपोजिट साइड पर सिराइसन दिखती है, पर वो उसे स्टेयर नहीं कर पाता क्योंकि बीच में से ट्रेन पास हो रही थी। ट्रेन के जाने पर उसे एहसास होता है कि अब देर हो चुकी है। उसे अपने पीछे शिराइसन दिखती है जो उसे स्टेयर कर रही थी, और इसी सीन के साथ यह मूवी एंड होती है। तो गाइस, आपका क्या रिव्यू है इस मूवी के बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। इससे मुझे खुशी और मोटिवेशन मिलेगा और वीडियोस बनाने के लिए। सो कहती हूँ आपको अलविदा, विद अ वादा कि ऐसी अच्छी-अच्छी कहानियाँ आपके लिए लाती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।